नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विश्राम, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत जिस प्रारंभिक बिंदु का अध्ययन करने जा रहे हैं, उस विषय बिंदु का शीर्षक है मानव सभ्यता के विभिन्न चरण, डिफरेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। हमने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में इतिहास क्या है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है और इतिहास की एक एकेडमिक विषय के रूप में पढ़ाई कहाँ से प्रारंभ हुई, इन बातों की परिचर्चा की थी। और उसके परिवर्ती जो व्याख्यान है उसमें हमने ये भी समझने का प्रयास किया था कि जब भी हम ऐतिहासिक कालक्रम की बात करें, ऐतिहासिक किसी घटना की बात करें, तथ्य की बात करें, तो उस ऐतिहासिक कालक्रम, घटना, तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि अगर हम ऐतिहासिक कालक्रम को कुछ एक विशेष कालखंड के रूप में बांट करके देखें तो उस विशेष कालखंड का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है और उस विशेष कालखंड के वर्गीकरण करने के पीछे हमारे क्या आधार है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ऐतिहासिक जो कालक्रम है, ऐतिहासिक घटनाक्रम है, उसको 3 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। एक था, मैंने बात की थी प्रागैतिहासिक काल की, दूसरी मैंने बात की थी आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मेरा जो ये 3 कालों में जो ये विभाजन था, ये वर्गीकरण था, किसी भी ऐतिहासिक घटनाक्रम या कालखंड को समझने के लिए उसके पीछे पूरा का पूरा आधार ये था कि उस काल विशेष के बारे में हमारे पास जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, जानकारी किन माध्यमों, किन स्रोतों से मिलती है। आज हम उसी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस बिंदु पर परिचर्चा प्रारंभ करेंगे और जिस विषय बिंदु को हम समझने का प्रयास करेंगे, ये है कि मानव सभ्यता के विभिन्न चरण कौन कौन से रहे हैं। चूंकि इस विषय बिंदु को समझना इसलिए आवश्यक है, आपको ये लग रहा होगा कि ये बिल्कुल एक सरल और सहज से विषय बिंदु सर ने उठाए हैं, लेकिन मेरा जो आप लोगों के प्रति जो मेरा ध्येय बनता है, ये कर्तव्य बनता है, वो इस बात को लेकर के है कि मैं इस विषय की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आपको पढ़ा हूँ और इस विषय के प्रति आपकी एक ऐसी समझ विकसित हो कि आप चलते हुए भी किसी को आप अपने अच्छी तरह से बात को समझा सकें। जब तक हम मनुष्य के प्रारंभिक सभ्यता के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे या हम ये नहीं देखेंगे कि इस धरा पर जो मनुष्य है उसकी प्रारंभिक उत्पत्ति, वो मनुष्य का स्वरूप क्या था, या मनुष्य के जो वर्तमान जो सभ्यता और संस्कृति का जो दौर दिखाई देता है, आज हम 21वीं सदी के जो दौर में हम प्रवेश आज हमने किया है, जिस प्रकार की उन्नत सभ्यता आज हमारे समक्ष विद्यमान है, उस सभ्यता का वो स्वरूप नहीं था जब धरती पर प्रारंभिक मनुष्य का आविर्भाव हुआ था। और ये सभ्यता विभिन्न कालक्रमों और विभिन्न घटनाओं, तथ्यों से प्रभावित होकर के आज हमारे समक्ष विद्यमान है। तो हमें उसी ही ऐतिहासिक कालक्रम में जो सभ्यतागत विकास है, संस्कृतिगत विकास है, उसी को समझते हुए अपनी बात को प्रारंभ करनी है। और ये बात हमारे लिए समझना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इन बातों को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इतिहास की विषय वस्तु के साथ और वर्तमान में इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, जिस सभ्यता में आज हम मौजूद हैं, उसके साथ हम सही प्रकार से एक न्याय नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जो ये विषय बिंदु है वो केवल इसी एक समझ को विकसित करने का प्रयास है, और मैं नहीं चाहता कि आपकी इतिहास के प्रति एक किताबी आपका ज्ञान विकसित हो या उस प्रकार की एक समझ है वो विकसित हो। तो हम मानव सभ्यता के इतिहास के विभिन्न चरण हैं उनकी बात कर रहे हैं। मानव सभ्यता के विभिन्न चरण रहे हैं, मानव और उसके यानी मानव जो आज दिखाई दे रहा है, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम उस प्रारंभिक मनुष्य से और आज के मनुष्य के बीच में मनुष्य किस दौर से गुजरा है, किन प्रकार के प्रतिमानों को उनको स्थापित किया है, इनको कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम एक इतिहास की एक व्यापक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो मेरा आज का व्याख्यान इसी को समर्पित है, इसी विषय बिंदु की एक व्यापक समझ स्थापित करने का प्रयास है। हम देखते हैं कि क्योंकि पृथ्वी के एक निर्माण की अपनी एक प्रक्रिया रही है, पृथ्वी के निर्माण किस प्रकार से हुआ और उस पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, और उस जीव की उत्पत्ति के विभिन्न प्रक्रमों से गुजरते हुए एक प्रारंभिक मनुष्य का इस धरा पर आविर्भाव हुआ। जब प्रारंभिक मनुष्य का इस धरा पर आविर्भाव हुआ तो मनुष्य का संबंध ही सभ्यता से जुड़ा जाता है। तो हम ये कहते हैं कि मानव सभ्यता के इतिहास के विभिन्न चरण रहे हैं। मानव और उसके प्रारंभिक पूर्वजों का मतलब एक आदि मानव, जिसका प्रथम उत्पत्ति या प्रथम आविर्भाव इस तरह पर हुआ और उसने किस प्रकार का जीवन यापन किया और उसने किस प्रकार से अपने को बदलते हुए समय और परिवेश के साथ अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उसने अपनी तकनीकी में, अपने ज्ञान में, अपने कौशल में विकास किया और सुधार किया, जिसके कारण से आज हम वर्तमान का मनुष्य देख रहे हैं।
तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मानव सभ्यता के इतिहास के विभिन्न चरण रहे हैं। मानव और उसके प्रारंभिक पूर्वजों में, यानी वर्तमान मनुष्य और उसके प्रारंभिक पूर्वजों का मतलब वो समय था या वो दौर था जब पृथ्वी पर प्रारंभिक मनुष्य, जिसे आज हम वर्तमान मनुष्य के रूप में दे रहे हैं, उसके एक पूर्वज हैं, उनकी इस धरा पर उत्पत्ति हुई और उन्होंने किस प्रकार से अपने को प्रकृति के साथ, अपने परिवेश के साथ, अपने पर्यावरण के साथ उनको ढाला। तो वर्तमान मनुष्य और उसके प्रारंभिक पूर्वजों में मुख्य अंतर है वो यही था कि उसके पूर्वज है पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित थे। प्रकृति के स्वरूप में उन्होंने किसी भी प्रकार के बदलाव का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि उस प्रकार का जो प्रारंभिक मनुष्य था, उसकी सभ्यता, उसकी जो बुद्धि है इतनी परिष्कृत नहीं थी, ना वो लिखना पढ़ना जानता था। वो एक पूरी तरह से असभ्य और बर्बर था और कंदमूल फल खा करके अपना जीवन यापन करता था। वो आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, और उसके जो शरीर का जो आकार था या उसके शरीर के जो रोम थे या उसके हाथ पैरों की जो संरचना है, अगर आज हम उस मनुष्य की कल्पना करें तो डरावना सा प्रतीत होता है। तो आज हम कहें कि जो आज के मनुष्य के जो प्रारंभिक पूर्वज थे, बहुत समय पहले के जो पूर्वज थे या जिन्हें मैं कहूँ आदि मानव थे, वो पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित थे और प्रकृति जिस प्रकार से कमांड देती थी उसी प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते थे। उनमें और पशुओं में बहुत कम अंतर था, परंतु क्योंकि मनुष्य है, उसने धीरे धीरे, मैंने जैसा कि कहा कि अपने परिवेश को, अपने पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया। और कहते भी हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बदलते हुए समय के साथ उस मनुष्य की बुद्धि का भी विकास हुआ, उस मनुष्य की शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन हुआ। तो उस मनुष्य की जब बुद्धि का प्रयोग हुआ तो उसने अपने आप को स्वावलंबी बनाना प्रारंभ किया, और इसके लिए उसे अपनी कुछ सुरक्षा की भी आवश्यकता थी और अपने भोजन जुटाने के लिए अलग अलग प्रकार के हथियार और उपकरणों का निर्माण उसको करना पड़ा। चूंकि ये वो मनुष्य था जिसको पर्यावरण के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करना था, अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग प्रकार की चीजों का विकास करना था। तो हम ये देखते हैं कि प्रारंभिक काल का जो मनुष्य था, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक पूर्वज या आदि पूर्वज है, वहां से उस सभ्यता के विकास की शुरुआत होती है। और जैसा आप सभी को पता है कि जब मनुष्य का इस धरती पर आविर्भाव हुआ तो मनुष्य का सबसे प्रथम जो वास्ता था वो सिर्फ पत्थरों से पड़ा, और पत्थरों से पड़ा, पत्थरों के उसके जीवन में अहम योगदान था। चाहे वो कि पशुओं का शिकार करने का माध्यम हो या पशुओं के जो मरे हुए पशुओं की खाल को या उनकी जो उनको चीरने का काम हो, उनको विदारने का काम हो, ये सारा काम वो पत्थर के उपकरणों के माध्यम से करता था। तो इसी आधार पर इतिहास में सभ्यता के विभिन्न प्रकार के दौर है, वो लगातार कालक्रम से गुजरते चले गए। हमने देखा कि मानव ने विकास की प्रक्रिया के साथ उसके उपकरण भी बदलते गए। मनुष्य के जो प्रारंभिक उपकरण थे वो पत्थर के बने हुए थे, और पत्थर के बाद में उसने कुछ धातुओं का उपयोग करना शुरू किया। और ये भी आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का सबसे पहले जिस धातु के साथ वास्ता पड़ा वो धातु थी तांबा। और जैसे ही तांबे की मनुष्य को जानकारी मिल गई और तांबे के उपकरणों का प्रयोग होने लगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इतिहास में और मनुष्य की सभ्यताओं का जब भी प्रारंभिक जो कालक्रम का निर्धारण हुआ, वो एक काल विशेष में किस प्रकार के उपकरणों की प्रधानता थी या मनुष्य के जीवन को किस प्रकार के उपकरणों या साधनों ने प्रभावित किया या उस पर अपना प्रभाव डाला, उन्हीं के आधार पर उसकी सभ्यता के अलग अलग दौरों का नामकरण किया गया। जैसा कि हम देखते हैं कि मनुष्य के प्रारंभिक जीवन में सबसे पहले पत्थरों से वास्ता पड़ा, और जैसे पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें थी उसने उनको उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया। तो मनुष्य की सभ्यता का जो प्रारंभिक दौर है वो ही पाषाण युग, पाषाण का मतलब प्रस्तर या स्टोन या पत्थर का युग हम कह सकते हैं। दूसरा, उसके बाद में मनुष्य की सभ्यता का जो दौर आया, या मैं कहूँ कि उसके उपकरणों में जिसका स्थान हुआ वो थे तांबे के उपकरणों का। और तांबा जो पहली धातु थी जिससे मनुष्य का परिचय हुआ। तो हम ये कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के उपकरण जिस कालखंड में विशेष रूप से सृजित हुए या विशेष कालखंड में इन उपकरणों का प्रयोग किया गया, उसी के आधार पर मनुष्य के ऐतिहासिक कालखंड को अलग अलग नाम दे दिया गया। हम देखते हैं कि मनुष्य के इतिहास का जो प्रथम दौर है, या हम इतिहास में जिस स्थान से या जिस प्रारंभिक बिंदु से हम इतिहास के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं, वो माना जाता है प्रस्तर युग या पाषाण युग। तो मनुष्य के इतिहास का जो प्रथम दौर है वो था पाषाण युग। पाषाण युग के पश्चात मनुष्य ने अपने जीवन में तांबे के धातु से उसका परिचय हुआ, तांबे और पाषाण के उपकरणों का वो साथ साथ इस्तेमाल करने लगा। तो मनुष्य के सभ्यता का जो दूसरा दौर था वो था ताम्र युग।
और बाद में तांबे और टिन के संयोजन से कांसे का निर्माण हुआ और मनुष्य की सभ्यता का जो तीसरा दौर आता है वो कांस्य युग आ जाता है। और उसके बाद से हम वर्तमान का जो दौर है वो कह सकते हैं कि लोहे का जब व्यापक रूप से मनुष्य को जानकारी हुई, और व्यापक रूप से मनुष्य को जानकारी हुई तो खेती का भी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ, युद्ध की कला में भी परिवर्तन हुए, और आधुनिक जो तकनीक है, आधुनिक जो काल की पूरी भी जो मशीनीकरण है, मैकेनाइजेशन है या औद्योगिक क्रांति है, उन सब के पीछे लोहे का बहुत बड़ा योगदान था। तो अगर हम मोटे तौर पर बांटे, एक साधारणीकरण के तौर पर हम बांट करके देखें कि मनुष्य की सभ्यता के इतिहास के कालक्रम के अनुसार उनको अगर हमें व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आती है पाषाण युग, उसके बाद आता है ताम्र युग और तीसरा आता है कांस्य युग, और उसके बाद में हम कहते हैं कि लोह युग आया। परंतु अगर हम एक विशेषज्ञता के तौर पर देखें और अगर हम एक बातों को सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करें तो यह विभाजन अपने आप में यथेष्ट नहीं है। लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। उसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग। तो निसंदेह आपका उत्तर है वो होना चाहिए पाषाण युग। चूंकि मैंने कहा कि आदि मानव है मनुष्य, वर्तमान मनुष्य का जो पूर्वज है उसका सबसे पहले प्रस्तर से वास्ता पड़ा, और हम भी अपने इतिहास के अध्ययन की जब शुरुआत करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि पाषाण युग वो पाषाण युग होता जब मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर आश्रित, और इस पाषाण युग ने भी अपने कई दौर देखे। क्योंकि पाषाण युग से इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में पाषाण के उपकरणों की प्रधानता थी। दूसरा जो युग आया क्रम से, हम कहें कि सबसे पहले पाषाण युग आया, फिर ताम्र युग आया, फिर कांस्य युग आया, और बाद में सबसे बाद में जो लोह युग, और लोह युग आज भी हम कह सकते हैं कि वर्तमान का युग भी लोह युग है अगर उपकरणों की प्रधानता के आधार पर हम देखें। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहा जाए कि ये 4 युग दे दिए और इनको कालक्रम के अनुसार इनको आपको क्या है आरोही अवरोही क्रम में आपको जमाना हो, तो आपके पास ये बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि या समझ विकसित होनी चाहिए कि मनुष्य ने के जीवन में किन उपकरणों का किस समय उपयोग रहा, सबसे पहले कौन से उपकरण है, उसके बाद में कौन से उपकरण है, और उसके बाद में कौन से उपकरण है। तो आपका क्रम ये होना चाहिए, सबसे पहले पाषाण युग, फिर ताम्र युग, फिर कांस्य युग, और बाद में इसके बाद में लोह युग। लेकिन ये एक हम कहें कि एक साधारणीकरण है ये युगों का विभाजन का। हम मोटे तौर पर अगर हम विशेषज्ञता की बात करें, हम सूक्ष्मता से चीजों को समझने का प्रयास करें तो हम ये देखते हैं कि अगर मानव की सभ्यता को अगर उपकरणों के आधार पर ही हमें बांटना है, क्योंकि आज ऐसा तो है नहीं कि लोहे के उपकरणों का ही इस्तेमाल हो रहा हो। हाँ, एक काल विशेष में हुआ था। काल विशेष के लिए हम कहें कि गौतम बुद्ध के समय तक हम ये कह सकते हैं कि ये काल विभाजन एक प्रकार से सही था, और ये हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति तक भी ये काल विभाजन एक प्रकार से ठीक ही था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के पश्चात आपने देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की धातुओं के भी उपकरणों के रूप में इस्तेमाल होने लगा, उनके टूल्स का हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने लगे, और अलग अलग प्रकार की जब धातु के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाने लगा तो हम मानव सभ्यता को अगर मोटे तौर पर बांटे हम तो 2 युगों में बांट सकते हैं, एक पाषाण काल और एक है धातु युग। धातु युग जो वर्तमान में चल रहा है, पाषाण काल जो मनुष्य का प्रारंभिक दौर था जिसमें मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति और पर्यावरण के साथ स्थापित किया और मनुष्य का वो रूप निखर करके आया जिसे आज का हम मनुष्य कहते हैं, होमोसेपियंस, यानी अधिक बुद्धिमान व्यक्ति या अधिक कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम जनरलाइज बात करें, साधारणीकरण की बात करें, तब तो मनुष्य ने अपनी सभ्यता के जो दौर देखे वो मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो था पहला पाषाण युग, दूसरा ताम्र युग, तीसरा कांस्य युग और बाद में लोह युग। लेकिन लोह युग के बाद और वर्तमान में अगर कुछ लोग और भी ज़्यादा साधारणीकरण के इजीनेस के रूप में अगर कोई उत्तर देना चाहे तो ये कह सकते हैं साहब लोह युग तो वर्तमान में भी चल रहा है, और औद्योगिकरण के औद्योगिक क्रांति का ये मूल आधार भी था, और आज दुनिया में जितना भी मैकेनाइजेशन हो रहा है वो मोस्टली लोह पर आधारित है, तो हम इसे लोह युग कह सकते हैं। लेकिन लोहे के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि अन्य धातुओं का भी उपकरणों के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम ये अपनी बात को इस प्रकार से कहें, अगर हम अपनी बात को इस प्रकार से कहें कि पूरी मानव सभ्यता के इतिहास को अगर हम उपकरणों की प्रधानता के आधार पर देखें तो पूरी मानव सभ्यता के इतिहास को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। उसमें कि ये एक आपका अच्छा विभाजन भी होगा, ये आपकी एक विषय के प्रति समझ भी विकसित करता है। अगर हम पूरी मानव सभ्यता के इतिहास की बात करें तो 2 प्रकार के विभाजन हम कह सकते हैं, वो है एक तो पाषाण युग और दूसरा है धातु युग। इनमें सबसे प्राचीनतम पाषाण युग था जहां से धरा पर मानव सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है, और उसके बाद का युग है चाहे ताम्र युग है वो भी एक प्रकार से धातु में ही आ गया, कांस्य युग है वो भी धातु में ही आ गया, लोह युग है वो भी धातु में आ गया, आज एल्यूमिनियम के टूल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है वो भी धातु में ही आ गया।
अलग अलग प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम मोटे तौर पर मानव सभ्यता के इतिहास को दो युगों में बांट सकते हैं। एक युग है पाषाण युग, प्रस्तर युग, जिसमें मनुष्य का सिर्फ और सिर्फ वास्ता पत्थरों से बड़ा, मनुष्य को इसके अलावा किसी प्रकार की धातु की जानकारी नहीं थी। और दूसरा व्यापक जो विभाजन है, वृहद विभाजन है, वो किया जा सकता है धातु युग। तो मानव की सभ्यता के उपकरणों की प्रधानता के आधार पर हम दो युगों में बांट सकते हैं, एक है पाषाण युग और दूसरा है धातु युग। पाषाण युग मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक दौर थे, और मनुष्य की सभ्यता का वो दौर था जब मनुष्य ने इस धरा पर सभ्यता की शुरुआत की। अब हम अपने अगले व्याख्यान में इसी पाषाण युग से अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि पाषाण युग में मनुष्य की मस्तिष्क क्षमता में, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता में और मनुष्य के जीवन किस प्रकार से व्यवस्थित है, उनमें किस प्रकार से सकारात्मक परिवर्तन हुए। पाषाण युग मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक दौर था, जहां से इस धरा पर मानव की सभ्यता की शुरुआत होती है। उस पूरा का पूरा जो पाषाण युग है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और पाषाण युग, जैसा कि मैंने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में कहा, ये वो दौर था जब मनुष्य ने लिखना पढ़ना नहीं जाना था। जब मनुष्य के पास लिखना पढ़ना नहीं था, तो इस काल के बारे में जो भी जानकारी आज हमें मिलती है सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में हम उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ किसी भी प्रकार के उपकरण या गुफाओं में उसके द्वारा जो रेखीय चित्र जो छोड़ दिए गए, उनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस काल का मनुष्य पूरी तरह से असभ्य और बर्बर था, पूरी तरह प्रकृति पर आश्रित था, आकेटक और खाद्य संग्राहक था। तो लेकिन हम उस मनुष्य को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक वर्तमान मनुष्य ने किस प्रकार से ये दौर देखा है, वर्तमान मनुष्य ने अपने को किस प्रकार से सभ्यतागत और आधुनिक भौतिकतावादी ढांचे में डाला, इसको हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आज भी जब हम अपनी बात करते हैं तो हमें अपने पूर्वजों की पृष्ठभूमि को देखना होता है। अगर हमें वर्तमान मनुष्य को देखना है तो उसकी पीढ़ियों को समझना होता है। और ये तो पूरी बात मानव सभ्यता की हो रही है, मानव इतिहास की हो रही है। और मानव सभ्यता और मानव इतिहास की राजा महाराजाओं की, यह देश आजाद हुआ, किन देश ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई, उपनिवेशवादी नीति अपनाई, या राजा महाराजा हुए, चक्रवर्ती राजा की संकल्पनाएं, इनको तब तक नहीं समझ पाए सकते जब तक हम प्रारंभिक मनुष्य के विकास क्रम को नहीं देख सकते कि उस प्रारंभिक मनुष्य ने इस धरा पर अपने जीवन की शुरुआत कैसे की। उस प्रारंभिक मनुष्य ने इस परिवेश और प्रकृति के साथ अपने को किस प्रकार से स्थापित किया। उस प्रारंभिक मनुष्य ने, जिसके पास बुद्धि का अभाव था, जिसके पास लिखने और पढ़ने का कौशल नहीं था, और जिसको अपने परिवार, कुटुंब, माता पिता, भाई बहन की कोई समझ नहीं थी, वो असभ्य और बर्बर था। और उसको देख करके वो उस समय का सबसे भयानक जानवर था, उस पृथ्वी का, उस धरा का। तो उस मनुष्य के जब तक हम दौर को नहीं समझेंगे तब तक हम वर्तमान मनुष्य के ऐतिहासिक कालक्रम में उसको भी नहीं समझ पाएंगे। तो इन्हीं बातों को हम अपने अगले व्याख्यान है उसमें व्यापक परिचर्चा करेंगे। और मेरा जो ये प्रयास है वो ये सिर्फ इनिशियल स्टेज से आपको उठाना है और एक बेहतर समझ आपके इतिहास की विकसित हो। आपके से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप प्रत्येक व्याख्यान है, प्रत्येक वीडियो को 1, 2 या 2-3 बार सुने, तो आपकी एक, जैसे हम फूल माला बनाते हैं और या कोई माला बनाते हैं मोतियों की, तो एक से एक मोती, एक के बाद एक मोती जोड़ करके पूरी माला बनाई जाती है। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं पहली इस पायदान से आपकी शुरुआत करते हुए आपको टॉप पर ले जाऊं। तो भाषा शुरुआत में आपको लग सकते हैं कि बड़ी आसान और बड़े सरल टॉपिक है और इनका विषय विशेष क्या वास्ता है, लेकिन इतिहास की अगर बेहतर समझ विकसित करनी है, इतिहास विषय को आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है या अपने वर्तमान मनुष्य के आपके फेज को समझना है, तो इन चीज़ों से आपकी समझ, इन चीज़ों के प्रति आपकी सोच है, समझ है, या इस विषय के प्रति आपकी अभिरुचि है, वो होनी चाहिए। और मेरा मंतव्य है वो इन्हीं बातों को आपके समक्ष रखने का है। हम अगले व्याख्यान में पाषाण काल की, प्रागैतिहासिक काल की हम चर्चा करेंगे। इसके लिए आज का मेरा जो व्याख्यान है इन्हीं शब्दों के साथ है वो समाप्त होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।